हेलो स्टूडेंट्स, बेटा देखिए अभी तक हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, पीरियोडिक मोशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ये है सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्कुलर मोशन है क्या। ठीक है, सर्कुलर मोशन से हमारा क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। तो देखिए हमने लिखा मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। देखिए बेटा, इसके लिए पाथ का कंप्लीट सर्कल होना जरूरी नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कल के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट किसी ऐसे पाथ पर मूव करे जो कंप्लीट सर्कल बनाता हो, या ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिस पाथ पर मूव कर रहा हो, ठीक है, वो किसी न किसी सर्कल का पार्ट हो सकता है। जैसे कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, इस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। मैंने कह दिया कि अगर ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया, ए से बी की तरफ टुवर्ड्स ए टू बी, तो ए उसकी क्या हुई, इनिशियल पोजीशन, और बी क्या हुआ, उसकी फाइनल पोजीशन। बेटा तो देखिए ए बी आपको एक आर्क नजर आ रही होगी। ठीक है, ए बी क्या है, इधर ए बी जो पाथ है ये आपको एक आर्क की बात नजर आ रहा है। तो अगर ये ए बी पाथ एक आर्क है तो ऑब्वियसली बात है किसी ना किसी सर्कल का ये पार्ट है, किसी ना किसी सर्कल का ये हिस्सा है। अगर मैं इसको कंप्लीट सर्कल में ड्रा करूं तो कुछ इस प्रकार का सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और इस सर्कल का कुछ ना कुछ यहाँ पर सेंटर होगा। ठीक है, तो उस सेंटर से हमने ए और बी को बी पॉइंट को मिला दिया। ओके, तो देखिए बेटा, जो ए बी पाथ है ये क्या था, किसी ना किसी सर्कल का पार्ट था, हिस्सा था, कंप्लीट सर्कल नहीं था। ठीक है, तो भी हम इसके मोशन को सर्कुलर मोशन ही कहेंगे। कंप्लीट सर्कल नहीं है, इसके बावजूद भी हम इसके मोशन को सर्कुलर मोशन ही कहेंगे। अगर मान लिया फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट आपका सी, ये डी। अगर ऑब्जेक्ट सी से डी गया है तो इनिशियल पोजीशन कौन सी हुई, सी, और फाइनल कौन सा हुआ, डी पॉइंट। तो इसी प्रकार सी डी भी एक आर्क नजर आ रही होगी आपको। ठीक है, तो ये आर्क भी क्या होगी, किसी न किसी सर्कल का हिस्सा होगी, पार्ट होगी। ठीक है बेटा, और इस सर्कल की भी कुछ ना कुछ डेफिनेट रेडियस होगी, जैसा कि देखा। ठीक है, इस सर्कल की भी कुछ डेफिनेट रेडियस थी, उसी प्रकार इस सर्कल की भी कुछ ना कुछ डेफिनेट रेडियस होगी। समझ में आई बात। तो ये जो सीधी पाथ है, ठीक है, ये भी किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा थी, किसी ना किसी सर्कल का पार्ट था। ये जो सीधी पाथ है ये भी किसी ना किसी एक सर्कल का पार्ट था, इसलिए सी से डी जो मोशन है ये आपका कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। देखिए इधर सेंटर जो था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन था, उधर कहीं अपवर्ड था, लेकिन दोनों ए बी और सी डी दोनों क्या है, किसी न किसी सर्कल का पार्ट है, किसी न किसी सर्कल का हिस्सा है, इसलिए इनके मोशन को हम सर्कुलर मोशन ही कहेंगे। अगर ऑब्जेक्ट चाहे जिस पाथ को मूव कर रही हो, तो वो कंप्लीट सर्कल हो या किसी कंप्लीट सर्कल का हिस्सा हो, पार्ट हो, तो भी उसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। ओके, अब देखिए बेटा, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ए से बी वो मूव कर रहा है, ए से बी की तरफ। ठीक है, तो अभी तक हम इसको स्ट्रेट लाइन मोशन कहते आ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इसको हम सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। देखिए सर्कुलर मोशन कहेंगे तब, अब देखो ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है, ये भी पाथ जो है, ये भी जो पाथ आपको इधर नजर आ रहा है किसी बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा होगा। ठीक है, किसी ना किसी काफी बड़े सर्कल का, जिसको हम हमारे लिए इमेजिन करना भी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन किसी ना किसी बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है, हिस्सा है, तो ये भी पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ठीक है, तो इसके मोशन को जब हम सर्कुलर मोशन करेंगे तो उस टाइम पर इसकी रेडियस क्या लेंगे हम, इनफाइनाइट। ठीक है, कि सर ये कोई बहुत बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, इनफाइनाइट, उस रेडियस उस सर्कल का ये हिस्सा है, ये भी पार्ट जो है ये एक इनफाइनाइट रेडियस के सर्कल का हिस्सा है, तो उस टाइम पर इसके मोशन को भी हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। ओके, तो ये कितनी बात बेटा किसकी, सर्कुलर मोशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट देखिए सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, उसकी वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, उसके एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको हम सिंपली एक एंगल भी कह देते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सिंपली एंगल भी कहा जा सकता है। मान लीजिए बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है,
किसी सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है, मान लिया ए से बी की तरफ गया, ए से बी की तरफ, ठीक है। तो ए उसकी क्या हुई, इनिशियल पोजीशन, और बी क्या हुई, फाइनल पोजीशन। क्या करें बेटा हम, ये मान लीजिए उस सर्कल का, जिस सर्कुलर पाथ पर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका ये सेंटर है, ठीक है। हमने क्या किया, इनिशियल पॉइंट को सेंटर से मिला दिया, इसी प्रकार फाइनल पॉइंट को भी हमने किससे मिला दिया, सेंटर से मिला दिया। तो देखिए ये देखो ए से ओ जो लाइन है ये बी के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, ओ से बी जो लाइन है ये भी क्या कर रही है, ओ बी लाइन है वो भी इसके रेडियस को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जो लाइन है सेंटर से मिला रही है, उन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है इसको हम क्या कह देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव कर रहा था, ए से बी की तरफ मूव कर रहा था, तो उसने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया, ठीक है। यानी कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को जो लाइन है सेंटर से मिला रही है, दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, ठीक है, जो एंगल है उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वो एंगल क्या मान लिया हमने यहां पर, थीटा, ठीक है। तो ये जो थीटा है ना बेटा, आपको क्या बता रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि सर वो इस सेंटर के साथ, वो ऑब्जेक्ट जो ए से बी गया वो सेंटर के साथ कितने एंगल से डिस्प्लेस हुआ। मान लीजिए इधर कोई गाड़ी थी, कोई कार थी, ठीक है, वो ए से बी की तरफ मूव कर रही थी, तो उसने कहने का मतलब क्या है कि उस गाड़ी ने सेंटर के साथ कितना एंगल सबटेंड किया, यानी कि वो सेंटर के साथ उसने कितना एंगल सबटेंड किया, ए से बी गाड़ी में उसने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी ये ऑब्जेक्ट सेंटर के साथ कितने एंगल से डिस्प्लेस हुई, ठीक है, कितने एंगल से डिस्प्लेस हुई, उसको क्या कह देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए सर कोई ओ पॉइंट के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा था, कोई पर्सन खड़ा था, वो इस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है। तो देखो जब वो क्या कर रहा था, जब उसने इनिशियल पोजीशन में उस गाड़ी को देखा तो किधर देख रहा था, ओ से ए की तरफ, ठीक है। फिर गाड़ी आ गई इधर इस पॉइंट पर, ठीक है। तब क्या हुआ, उसने इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट के ऊपर उस गाड़ी को देखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी गर्दन को घुमाना पड़ेगा ए से सी की तरफ, ठीक है। और फाइनली गाड़ी कहां पहुंच गई, बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यानी फाइनली गाड़ी इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गई। तो फिर से उसे क्या करना पड़ा, सी से बी की तरफ भी अपनी गर्दन को घुमाना पड़ा। तो देखिए इनिशियल पोजीशन थी ए पॉइंट और फाइनल क्या थी, बी पॉइंट। तो उसने उस गाड़ी को देखने के लिए ए से बी की तरफ गर्दन को यूं घुमाया, तो अपनी गर्दन को उसने कितने एंगल से घुमाया, वो भी क्या दे रहा है आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात है, इसको किसी तरह भी समझ सकते हो कि सर जो कार थी, जो गाड़ी थी, उसने उसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए उसने सेंटर के साथ कितना एंगल सबटेंड किया, या ये कह लीजिए उस गाड़ी ने सेंटर के साथ कितना एंगल सबटेंड किया डिस्प्लेस होने के लिए, तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखिए बेटा हमने कहा था इसको हम सिंपल एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो एबी पाथ है एक आर्क की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। एबी पाथ क्या है, आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो लाइन ओ ए और ओ बी ये दोनों लाइनें इक्वल हैं, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल के रेडियस को, जिस पाथ पर वो गाड़ी मूव कर रही है उसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ये एक आर्क की प्रॉपर्टी होती है जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। वहां पर हमने क्या बताया था कि लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होती है, एंगल इनटू रेडियस। इसी प्रॉपर्टी से फॉर्मूला आया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अगर हम क्या करेंगे, आर्क की लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा कैसे बेटा, फॉर ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ then the angle traced by line joining the body to the center of circle। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो वो लाइनें जो उसकी इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को सर्कल के सेंटर से मिला रही है, उन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से, तो थीटा किसके इक्वल हो गया, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब बात आती है बेटा कि सर ये तो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका एंगल क्या होगा, सॉरी इसकी यूनिट क्या होगी। तो हम कहते हैं कि इसकी, अब एंगल की ऐसे यूनिट क्या होती थी, रेडियल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का एंगल ही है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, रेडियल। तो हमने लिखा कि ऐसा यूनिट इज रेडियल, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, रेडियल।
देखिए बेटा, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करता था तो उसके मोशन को हम लीनियर मोशन कहते थे, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते थे। उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते थे? लीनियर। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करता था तो उसके डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते थे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो उसी प्रकार जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी होती थी? वेक्टर। उसी प्रकार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर। तो इधर लिखा हमने इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज एन एक्सियल वेक्टर। अब बात आती है कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर होता कैसा है? तो हमने कहा कि एक एक्सियल वेक्टर होता है। कैसा वेक्टर होता है? एक्सियल वेक्टर। और आपको पता है एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती थी? ये हम पीछे पढ़ चुके हैं वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर। तो हम कहते थे कि राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इधर इसे लिखा है इट इज एन एक्सियल वेक्टर whose डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। कहता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का एक्सियल वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन को हम किससे निकाल सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं ए से बी मोशन की, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा था तो उस टाइम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की या एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, हमारी जो फिंगर्स है, उंगलियां हैं, ठीक है, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, इनको ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में इनको कर्ल करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है तो हम क्या करेंगे? देखिए हमारी जो फिंगर्स हैं, हमारी फिंगर्स और जो अंगूठा है, हम इनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है राइट हैंड थंब रूल के लिए। हम क्या करेंगे? हमारे थंब को फिंगर्स के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? उंगलियों को ऑब्जेक्ट के मोशन डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, घुमाएंगे। तो इधर देखो ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रहा है? ए से बी जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको उंगलियों को ऐसे रखेंगे, ठीक है, ए की तरफ, और ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे, ए से बी की तरफ मूव करेंगे। जब उंगलियां ऐसे बी की तरफ मूव करेंगे तो उस टाइम पर जो थंब है वो उनके परपेंडिकुलर है। ठीक है, थंब क्या देगा आपको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन या एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट पर, अगर उंगलियों को हमने अंगूठे को रखा और ए की तरफ स्ट्रेच किया तो ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे, ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे तो अंगूठा क्या है? बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर एंड डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। तो एक्सियल वेक्टर या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, बोर्ड के परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि सर ऑब्जेक्ट बी से ए की तरफ जा रहा होगा, बी से ए की तरफ, तो उस टाइम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखिए अगर हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है, हमने क्या क्या बेटा इधर हमने क्या रखा? उंगलियों को हम सेंटर से इनिशियल पोजीशन की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो हम क्या करेंगे? वो से बी की तरफ उंगलियों को स्ट्रेच किया और ए की तरफ कर्ल करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर अंगूठा किधर है? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, बोर्ड के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स, और बाहर की तरफ। तो इसलिए एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी? अब भी बोर्ड के परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड डायरेक्शन में है। जब ए से बी जा रहा था, ए से बी जा रहा था तो देखो ए से बी की तरफ उंगलियों को कर्ल किया, उस टाइम पर परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। अब जब बी से ए आया, बी से ए आया तो उस टाइम पर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ये थी एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन। तो देखिए इस राइट हैंड थंब रूल को हम लिखेंगे कैसे? हमने लिखा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड along the motion of a body on a circular path, then the thumb of our right hand perpendicular to the plane of fingers gives the direction of axial vector। ठीक है, इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम इसी वीडियो के अंदर, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लिया ए पॉइंट है ये और ये आपका बी पॉइंट, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे और ऑब्जेक्ट को, सॉरी, हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, यानी कि ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे, ए से बी की तरफ। ठीक है, ये जो मेरी जो फिंगर्स है अब ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को। तो अंगूठा क्या है? इनके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है आपको? एक्सियल वेक्टर या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पर कहने का मतलब क्या है कि इधर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अंगूठा किधर दिखा रहा है? बाहर की तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो बात कब थी बेटा? जब हमने सर्कुलर पाथ को बोर्ड के प्लेन में माना है, यानी कि बोर्ड के ऊपर माना है।
अगर मैं मान लू किसी टेबल के ऊपर, ठीक है, तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल ये कोई टेबल है, इसके ऊपर कोई चीटियां कुछ घूम रही है, ठीक है, वो चीटियां ए से बी की तरफ गई, ए से बी की तरफ, ये आपका ए पॉइंट था, ए से बी गई, ठीक है, और उन्होंने कुछ इस प्रकार का पाथ फॉलो किया फॉर एग्जांपल। ओके, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ओ से ए पॉइंट, ओ पॉइंट को ए पॉइंट से मिला दिया और ओ को बी से मिला दिया। अब फिर देखिए क्या करेंगे, ये मान लिया आपका क्या था वो टेबल, तो एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर, ए से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है इस टेबल के ऊपर। तो हम उंगलियों क्या करेंगे बेटा, ए से बी की तरफ पॉइंट करेंगे। तो अंगूठा किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अंगूठा किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सियल वेक्टर या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इन दिस केस किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक है, ये एक्सियल वेक्टर या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये था बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर हमने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, उसकी वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।